नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और इस बार राहुल गांधी पर एक ऐसा एफआईआर, जिस एफआईआर की वजह से नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की इस एफआईआर पर अगर वाकई सुनवाई हुई और राहुल गांधी को कसूरवार पाया गया, तो नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ जाएगा। राहुल भले जमानत पर बाहर रह लें, लेकिन नीतीश को जेल जाना पड़ेगा। आखिर हो क्या रहा है? ये हर दिन ये दौर कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि हर दिन कुछ न कुछ गलतियां हो रही हैं। लगता तो होगा कि महामानव कभी गलती नहीं करते हैं, लेकिन गलतियों का दौर जब शुरू होता है तो लगातार गलतियां होती हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के बरेली में राहुल गांधी पर एक मुकदमा हुआ है। उस मुकदमे में क्या है, एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको। लेकिन 2014 से 2024 के बीच में राहुल गांधी पर इस देश में कुल 2 दर्जन के करीब मुकदमे हुए हैं। 2 दर्जन, जिसमें 2019 में 5 मुकदमे हुए थे और 2024 भी अब उस रिकॉर्ड की बराबरी कर चुका है 5 मुकदमे की। साल दर साल 14 से 24 तक जो केस हुए, बड़े केस हुए, वो सब हम आज आंकड़े भी आपको बताएंगे। उसी में से एक केस था जिसकी वजह से उनकी संसद की सदस्यता गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली और दोबारा संसद में बैठे थे। लेकिन सबसे पहले कंट्रोल रूम जरा भाऊ को जोड़िए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ, राहुल गांधी पर लगातार मुकदमे, ठीक है, अब तक मुकदमे मोदी सरनेम पर मुकदमा हुआ, एक मामला था संघ को लेकर के बयान उस पर हुआ, संघ की गांधी की हत्या में संघ की भूमिका पर हुआ, कई टिप्पणियां, राहुल गांधी मुंह खोलते हैं तो मुकदमा हो जाता है। अब तो हुआ है वो संसद में सुपरमैन वाली भूमिका पर, एक लाइन से सबको धक्के देते चले गए। वो तो अच्छा हुआ कि बाद में अटेम्प्ट टू मर्डर हटा दिया है। अब जो मामला है ये उत्तर प्रदेश के बरेली में दर्ज हुआ, बड़ा अद्भुत मामला है। राहुल गांधी इस देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और ये मामला रोचक नहीं है, ये बड़ा गंभीर है। इसलिए कि गृह युद्ध की स्थिति, ये वो आरोप है जो आरोप किसी पर भी, मतलब जो आदमी जुबान खोलेगा उस पर लगाया जा सकता है, आप पर, हम पर, सब पर लगाया जा सकता है कि देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर रहे हैं। लेकिन जो जो मामला उसमें उठाया है वो रोचक, गृह युद्ध कैसे पैदा कर सकते हैं? जातीय जनगणना की मांग जो किया है, जातीय जनगणना की मांग राहुल ने किया, उससे गृह युद्ध पैदा हो सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, आर्थिक सर्वेक्षण करवाएंगे, और इन दोनों से देश में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। और गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वाला कोई भी व्यक्ति वो देशद्रोही होता है। ऐसे मामलों में, गृह युद्ध की स्थिति पैदा करने वालों में देश के अलग-अलग हिस्सों में तमाम, मतलब जो सबसे कठोर सजा होती है, कठोरतम सजा, वो भी दी गई है। तो ऐसा मामला दर्ज हुआ है। अब पहले सीधा पहली प्रतिक्रिया, इसके बाद मैं अगले सवाल में आने से पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि 14 से 24 तक के सारे मुकदमों का मैं एक-एक क्रमवार बताऊंगा कि कौन-कौन से मुकदमे हुए हैं। लेकिन ये मुकदमा जो हुआ है, इसमें नीतीश कुमार का क्या होगा? राहुल गांधी तो चलिए 20-22 मुकदमे हैं, 2 दर्जन है। देखिए आशीष जी, हुँ, मुझे नीतीश से ज़्यादा मुझे हुँ, न्यायपालिका पे दया आ रही है। हुँ, हुँ, मैं न्यायपालिका की दिमाग की दिवालियापन पर हुँ, सर्वप्रथम बोलना चाहूँगा। हुँ, हुँ, कोई आशंका होती है कि हुँ, ऐसा होने से ऐसा होगा हुँ, और देश की सुरक्षा, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति, तो न्यायपालिका कॉल ले तो समझ में आता है। हुँ, लेकिन एक राज्य, और बड़ा राज्य, छोटा-मोटा राज्य नहीं, कोई हिमाचल, उत्तराखंड नहीं है। हुँ, बिहार जैसा राज्य, जो तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे आता है लोकसभा सदस्य देने में, हुँ, वहाँ ये हो चुका है। वहाँ गृहयुद्ध हुआ? नहीं। वहाँ जातिगत सर्वेक्षण और आर्थिक सर्वेक्षण के मायने ये निकले कि वहाँ राज्य सरकार अपनी नीतियाँ सुरुचि रूप से बना पाई, जिससे मात्र रिज़र्वेशन के चलते बैकवर्ड को ही नहीं, तो सवर्ण को भी, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, जो अति गरीब है, हुँ, महागरीब है सवर्णों में, उनके लिए भी कुछ सरकार कर सकती है क्या? ऐसी नीति बनाने का एक प्रारूप बन पाया, क्योंकि वहाँ ये हुआ। किसने किया ये?
ये नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार ने किया। नीतीश कुमार हुँ, मुख्यमंत्री थे हुँ, और हम भी तब भी जानते थे कि नीतीश कुमार की ही चलती थी। हुँ, नीतीश कुमार दिल से चाहते थे और नीतीश कुमार ने करके दिखाया। मैं सैल्यूट करता हूं उनको इस बारे में। अब ये डिसोन करे, नीतीश कुमार से माफी मंगवाए कि गलत किया। हुँ, नीतीश कुमार तो उसके फल मीठे फल खाना चाहते हैं, हुँ, उसको महिमा मंडन करना चाहते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, देश के गृह मंत्री के खिलाफ भी राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, हुँ, क्योंकि एक भाषण उन्होंने किया चुनाव के दौरान, हुँ, जब राजस्थान और सब जगह चुनाव हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं हैं, हुँ, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं उस हिसाब से नहीं, हम एक अलग प्रारूप में करना चाहते हैं। पॉइंट नंबर हुँ, 1। हुँ, छत्तीसगढ़ अगस्त 2024, हुँ, एएनआई का वीडियो है यूट्यूब पर, उस पे भी वो वही कह रहे हैं कि इट विल बी डन एट अप्रोप्रिएट टाइम। हुँ, इंडियन एक्सप्रेस का एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें सवाल पूछा, तो उनने कहा कि जातीय जनगणना के समय ही हम बताएंगे कैसा करेंगे। हुँ, गृह मंत्री ने नाकारा नहीं कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। जब सवाल पूछा कि जातीय जनगणना होगी क्या, तब हुँ, उन्होंने कहा कि जब जनगणना होगी तब इस सारे स्वरूप को उसी समय हम अनाउंस करेंगे। हुँ, जनगणना का विरोध देश के गृह मंत्री नहीं करते, जिनके मंत्रालय के अंडर जनगणना आती हुँ, है। जनगणना का विरोध वो नहीं करते जो इस देश के दलित, पीड़ित, उत्पीड़ित, पिछड़े, आदिवासी, जो देश के 75 साल बाद भी उपेक्षित है, उनको कम से कम 75 साल बाद न्याय तो मिलना चाहिए। इसलिए जातिगत जनगणना, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। जो सवर्ण लगातार सत्ता में काबिज होने की बात करते हैं, उनको तकलीफ है। इस पाठक साहब को तकलीफ है जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया। हुँ, ये उनकी व्यक्तिगत पीड़ा है। मुकदमा तो पाठक के ऊपर दायर होना चाहिए कि वो समय व्यर्थ कर रहा है। और देखिए एमपी एमएलए कोर्ट ने तो उसको रिजेक्ट भी किया था। रिजेक्ट किया था, हाँ। हुँ, उसके बाद इस कोर्ट ने अपील हायर किया और नोटिस दिया राहुल गांधी को। हुँ, यह हास्यास्पद है। न्यायपालिका को आत्मावलोकन करने की जरूरत है। आप नोटिस इशू करने के पहले देखे थे मेरिट में क्या होगा। कौन हुँ, सा गृह युद्ध हुआ बिहार में, ये हुआ है कौन सा गृह युद्ध हुआ। बिहार में तो शांति हुई, उसके बाद जय जयकार हुई, बल्ले बल्ले हुई, सवर्ण भी खुश, क्योंकि जिनके पास पैसा है उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत नहीं, जिनके पास नहीं है उनको लगा नहीं, हम तो गरीब हुँ, है, हमारे पास, हम धनहीन है, निर्धन है, और हमारे बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे, रिजर्वेशन के चलते उनको नौकरियां भी नहीं मिल रही। हुँ, लेकिन सरकार ने कहा कि आप निर्धन है तो धन की व्यवस्था हम करें, आप पे भी अन्याय होने नहीं देंगे। जातिगत जनगणना और आर्थिक सर्वे तो इस समाज को एक नया जीवन देता है। और बीच में आकलन करने में क्या प्रॉब्लम है कि कौन कितनी किसकी हिस्सेदारी है। और आप जातीय प्रथा को मानते ही नहीं, तो फिर हुँ, पाठक साहब बताए कि उनके यहाँ शादियां कितनी शेड्यूल कास्ट में हुई, जरा बताई दिए, खुद ही बता दे हुँ, कि हुँ, मैं इसलिए मानता हूं गृह युद्ध होगा क्योंकि मैं जाति पाति को नहीं मानता। हुँ, इस देश में जाति पाति होनी नहीं चाहिए। तो जरा पाठक साहब बताएं, अपने आप को हिंदुत्व के नेता कहते हैं, आदिवासी और दलित भी, आंबेडकर भी हिंदू ही थे, हुँ, क्यों नहीं आंबेडकर को हिंदू जीने दिया आपने। आंबेडकर सर से ज्ञाता आदमी को बौद्ध धर्म स्वीकारना पड़ा क्योंकि हिंदुओं ने इतना उत्पीड़ित किया। संविधान देने के बाद भी आंबेडकर हताश हुए, क्योंकि बार बार एक बात बोल रहे थे, संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान को पढ़ने वाला अच्छा बुरा होता है। संविधान जिसके हाथ में जाता है वो तय करता है कि संविधान कैसा लागू होगा। अच्छे से अच्छा संविधान बुरा साबित होता है यदि कुपड़ आदमी संविधान को हैंडल करे। ये कुपड़ों की जमात है।
तो यदि सर्वधर्म समभाव है, फिर हिंदुत्व की बात क्या है? ये अपने आप को हिंदू नेता कहते हैं। क्यों हिंदू नेता? भारत के नेता क्यों नहीं? समाज के नेता क्यों नहीं? इसमें सिख, ईसाई, जैन, मुस्लिम सब हैं। ये न्यायपालिका में जो लाखों मुकदमे पेंडिंग है, उसके लिए ये लोग जिम्मेदार है और न्यायपालिका उतनी ही जिम्मेदार है। कई बार न्यायपालिका मुझे लगता है क्या सत्ता के हाथ में खेल रही है? कई मुकदमे जिसको वाकई जरूरत होती है, क्या वो जो पिटीशन थी सर्वोच्च न्यायालय के सामने कि आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य तो सामने लाया, लेकिन उस सत्य में जो घिनौनी चीजें सामने आ रही है, उसका ट्रीटमेंट कौन करेगा? मतलब आपने डायग्नोसिस कर दिया कैंसर है, ट्रीटमेंट करने को तैयार नहीं है, तो पेशेंट तो मर जाएगा। क्यों नहीं एसआईटी फॉर्म की? क्यों नहीं एक कमेटी फॉर्म की कि जो कुकर्म हुए हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में, उसकी जवाबदेही राजनीतिक पार्टियां दे? क्यों नहीं किया सर्वोच्च न्यायालय ने? क्यों वो पिटीशन रिजेक्ट की? जो रिजेक्ट नहीं करनी चाहिए थी वो रिजेक्ट करते हैं, जो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर कहते हैं कि मुकदमे बहुत ज्यादा हो गए, समाज को सोचना अरे चाहिए। अरे कभी अपने आप में तो झांक के देखो, कभी अपने आप में झांक के देखो। नहीं, आपने न्यायपालिका से शुरुआत की, वो इतना महत्वपूर्ण है, उस पर एक अलग कार्यक्रम आज ही हम करेंगे नहीं कि देखिए, ये देश देखिए जो लोग आप ये कई। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जेल जाना पड़ेगा, ये सवाल नीतीश कुमार को जेल जाने का नहीं है। ये केस यदि बहुत ही बददिमाग कोई आदमी हो तो उसमें सजा भी दे दे राहुल गांधी को, कोई बड़ी बात नहीं है। वो मोदी के मामले में सजा हो ही गई ना राहुल गांधी को, क्योंकि भाई जज साहब को तुरंत प्रमोशन होना था। जज साहब को भाऊ बोला इसलिए गया था आप सजा दोगे तो प्रमोशन होगा, उनको प्रमोशन भी हो गया। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने वो प्रमोशन रोका। नहीं, यार जो इतनी आपने जल्दी मत कहा, करो, थोड़ा ठंडा होके खाओ यार। गरम गुलाब जाम खाओगे तो जबान जल जाएगी। नहीं नहीं, ये हो सकता है जो आपने कहा ना, इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकता है। अब ये जिरह में है कि इस ग्राउंड को जरूर लाया जाएगा जो आपने अभी चर्चा की कि भाई नीतीश कुमार ने करवाया। ये वही बरेली है। बरेली नगरी के बारे में बता दूं, नाथ नगरी कहते हैं इस बरेली को, समझ लीजिए जहां केस हुआ है। इस वक्त बरेली में हमारे पास फुटेज है और बहुत लोग सोशल मीडिया पे जाकर देख सकते हैं। नाथ नगरी को स्थापित करने के लिए वहां पर 7 जो स्थल हैं, उनको जोड़ने के लिए सबसे बड़ा काम क्या हो रहा है कि जो वहां बिजली खंभे हैं उन पर त्रिशूल गाड़ा जा रहा है। अब ये समझिए। अब इस बरेली का और महात्म्य बता दूं, इसी बरेली में एक जज हैं, जज थे, जस्टिस नाम क्या पहले नहीं लगाऊंगा, दिवाकर। दिवाकर को इस देश के सभी लोगों ने सुना होगा, बौद्धिक लोगों ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जैसा जब संत बैठता है गद्दी पर, राजगद्दी पर, तो ऐसा करता है वैसा करता है। मतलब उन्होंने योगी चालीसा लिख मारी बैठ करके केस में, सुनवाई के दरमियान। ये नहीं कि घर पे किताब लिख रहे थे राजीव कुमार जैसे। वो राजीव कुमार भी हालांकि दफ्तर में शायद शेरो शायरी लिखते हैं, वो भी बाकायदे सुनवाई में दिवाकर ने कहा था, और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, सब हुआ। लेकिन हालांकि वो आज भी वैसे ही हैं, आज भी जज हैं। नहीं, जैसे संज्ञान लेने से बात नहीं होती, एक्शन लेना होगा। हाँ आप एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को कोलिजियम बुलाता है सुप्रीम कोर्ट का और कहता है कि नहीं गलत हुआ है और ये नहीं है हाँ और हम नाराज है और आपके इससे ये नहीं करते, अरे यू टेक एक्शन। हाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे आप कहते हो क्या कि अरे अशोक वानखड़े जी आपने गलत बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए, देखिए आप जरा सुधर जाइए, अच्छा तो नहीं कहते हो? हम्म, जब आप पे अपने पे आती हो तो आप तो तुरंत जुडिशियरी फिर एक हो जाती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जज को ऐसा कैसा बोल दिया, हम्म। वकीलों पे जरा पुलिस हत्या लाठीचार्ज करती है, सारे वकील एक हो जाते हैं। हम्म। तो भाई ये जज ने इतनी बड़ी बात कही, ही शुड हैव बीन इमीडिएटली रिमूव्ड, ही हैज नो बिजनेस टू बी देयर। जो स्पोक्स पर्सन है वीएचपी का, जो स्पोक्स पर्सन है भाजपा का, उसे ये तो तय करना होगा कि वो स्पोक्स पर्सन है लेकिन अभी किस पोजीशन पे बैठा है। हम्म। जिस दिन हमें ये स्पोक्स पर्सन बनना होगा हम राजनीतिक दल ज्वाइन करेंगे। हाँ, 7 तारीख को नोटिस, 7 जनवरी के लिए नोटिस है, तारीख भी हम बता दें दर्शकों को, 7 तारीख के लिए नोटिस है।
और एमपी एमएलए कोर्ट में खारिज हुआ था। पंकज पाठक नाम है, ये पंकज पाठक खुद को हिंदूवादी नेता बताते हैं, लेकिन साथ में एक बात ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार के साथ अमित शाह की भी चर्चा भाऊ ने की है, साथ में मोदी की भी चर्चा कीजिए। मोदी की चर्चा इसलिए क्योंकि ये हिंदूवादी हो ना हो लेकिन मोदीवादी हैं। जातीय जनगणना के बाद अगर उसको किसी ने पाप बताया था तो मध्य प्रदेश की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जातीय जनगणना करा करके पाप किया है नीतीश कुमार ने। अब वही पापी साथ में सरकार चलवा रहा है जिसने पाप किया था। तो पापियों से क्या, वो एक गाना था ना, यार मतलब हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने हाँ, पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो पापी ना हो। तो ये वही शायद गाना मोदी जी को बिल्कुल समझ में आया। मैं केस बता देता हूँ जरा, केसेज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जरा राहुल को भी समझने के लिए कि केस 2014 में पहला मुकदमा हुआ, मोदी जी के अवतरित होते ही पहला मुकदमा हुआ भिवंडी में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र हमेशा मैं कहता हूँ क्रांति आंदोलन की भूमि है, तो वहीं से शुरुआत इसकी भी हुई थी। भिवंडी में हुआ। यहाँ पर गांधी की हत्या में आरएसएस की भूमिका बताने को लेकर के केस किया गया था। ये क्रिमिनल और सिविल मानहानि से जुड़ा हुआ केस था। 2016 में राहुल गांधी पे असम की राजधानी गुवाहाटी में मुकदमा दर्ज हुआ। ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में हुआ था। इसमें आरएसएस पर एक टिप्पणी की गई थी और राहुल ने हत्या से जुड़े एक मामले में आरएसएस का नाम लिया था, उस पर हुआ। 2018 में राहुल पर दरादन 3 मुकदमे हुए। पहला मुकदमा हुआ लखनऊ में, दूसरा हुआ सुल्तानपुर में, जिसकी अभी भी डेट लगती है, सुल्तानपुर में अभी भी तारीखें लग रही हैं, और तीसरा झारखंड रांची में, रांची वाला भी अभी कंटिन्यू है। ये तीनों मुकदमे जो है नरेंद्र मोदी और भाजपा के कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी को लेकर हुआ था, ये मानहानि का था। 19 में राहुल गांधी पर दरादन 5 मुकदमे हुए, रिकॉर्ड बना इस साल। ये सब हुआ था मोदी सरनेम वाले मामले को लेकर के। इसमें सूरत, पटना, रांची, अहमदाबाद और नई दिल्ली में केस हुआ। सूरत वाले केस में इनको दोषी ठहराया गया और बाकी में अभी सुनवाई चल रही है। सूरत वाला ही है जिसकी वजह से सांसदी गई थी। 21 में 3 मुकदमे दर्ज हुए, झारखंड के चाईबासा में, दूसरा दिल्ली में और तीसरा मुकदमा मुंबई में हुआ। दिल्ली वाला मुकदमा एक व्यभिचार की जो पीड़ित थी उसको लेकर के जो दावे किए थे, उन पे कहा गया पहचान उजागर कर दिया, उसमें हुआ। इसमें राहुल पर पॉक्सो तक लगी है, पॉक्सो। उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है। इसमें अगर दोषी हुए तो इन्हें फिर सदस्यता इनकी जाएगी। ये अभी एक बचा हुआ है गंभीर मामला। चाईबासा और मुंबई में मानहानि का मामला है, दोनों मोदी और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टिप्पणी से है। 2022 में राहुल पर 2 मुकदमे हुए, एक बेंगलुरु में हुआ और दूसरा जो है ये कॉपीराइट उल्लंघन का था बेंगलुरु वाला, कि बिना परमिशन के अपनी यात्रा का थीम सॉन्ग तैयार करने के लिए कॉपीराइट का उल्लंघन कर दिया था। राहुल पर दूसरा मामला लखनऊ का है, ये वीर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर के है। 2023 में राहुल गांधी पर सूरत में एक मुकदमा फिर से दर्ज किया गया। मुकदमा सूरत के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास हुआ और राहुल पर मोदी समाज को अपमानित करने का आरोप था। 19 में किया था, फिर 23 में फिर किया मोदी समाज को अपमानित करने के लिए सूरत में। 2024 में अब तक राहुल गांधी पर 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। जनवरी 24 में असम में राहुल पर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिंसा भड़काने का केस हुआ था। इसी महीने कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था केस। उसके बाद सितंबर में राहुल गांधी अमेरिका में जो सिख समुदाय को लेकर के और आरक्षण को लेकर के जो बोले थे, जिसका असली उसी को कहते हैं तोड़ना मरोड़ना, उसको कई बार भाऊ ने बताया कि अमेरिका में राहुल ने बोला क्या था दरअसल, उस पर केस हुआ। फिर अब हुआ है संसद वाली जो धक्का मुक्की हुई, उस पर चौथा केस हुआ। अब ये 5वां केस बरेली का केस है। अब आपको बताएं इसमें 2-3 और भी मामले हैं केस के। एक मामला है राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के, जिसमें अभी कल ही परसों परसों ही उस मामले में मार्च तक भारत सरकार को, गृह मंत्रालय को वक्त दिया गया है कि मार्च तक तय करके बता दें कि भाई नागरिक हैं कि नहीं है, क्या है। वो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में है, दोनों को क्लब करने का मामला चल रहा है। सुल्तानपुर वाला मामला लगातार उसमें डेट्स लग रही हैं, रांची का मामला उसमें डेट्स लग रही हैं लगातार। ये मामले हैं जो बिल्कुल सक्रिय हैं, जीवित हैं। अब उसमें एक और मामला आ गया है भाऊ, ये मामला
राहुल गांधी पे इतना मुकदमा करने से अच्छा एक बार ही, मतलब ये बड़ा गंभीर है। नहीं, बहुत नहीं, सामने देखने पर लगता आशीष, है कि यार चलो आशीष, मुकदमा हो गया। नहीं, नहीं, क्या है, ये मुकदमे इसलिए किए जाते हैं कि आपको उलझाए रखें। हाँ, देखिए, ये स्पीड ब्रेकर्स है। हाँ, राहुल जिस स्पीड से चल रहे हैं और सत्ता पक्ष को लगातार ललकार रहे हैं, राहुल गांधी ने ये सारे मुकदमे, यदि आपने देखा होगा कि ये भारत यात्रा के बाद लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि भारत यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल एक जननायक के रूप में स्थापित हुए हुँ, और उसके बाद पार्लियामेंट में जिस हिसाब से वो हमलावर हो गए, एक अच्छे वक्ता और एक विपक्ष के तेजधार धारदार नेता करके प्रस्थापित हुए। अब इसके चलते अभी अंधभक्त उनको पप्पू माने, अंधभक्त कुछ भी माने, अंधभक्त मतलब गाली देने के लिए तो ये लोग इतने निकृष्ट है कि किसी के माँ-बाप तक भी जा सकते हैं। वो छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके अपने कैरेक्टर ही ऐसे है, उनकी पारिवारिक संगोपन ऐसा है कि वो ऐसी ही बात करेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष जानता है राहुल गांधी के मायने क्या है। इसलिए अब राहुल गांधी को उलझाना ज़रूरी है। हर महीने एक केस लगेगा। देखिए, ये सिंपल टेक्निक है भारत में। जब आप किसी से उलझ नहीं पाते, जब आप किसी से जवाब के सवाल नहीं दे पाते, जब आप किसी ने किए हुए आप पे हमले पलटा नहीं सकते, जब आप निरुत्तर हो जाते हो, तो आप किसी से मुकदमा लगवाते हो। ये राज्यों में होता है। यदि ऐसे पॉलिटिकल मुकदमों की लिस्ट निकाली जाए और वो खत्म की जाए, तो आधे मुकदमे इस देश से खत्म हो जाएँगे। हुँ, हुँ, और सबसे हाइट ये है कि मुकदमा नेता नहीं लगवाता, किसी से लगवा देता है हुँ, और अलग-अलग राज्यों में करवाइए, दौड़ाइए उसको इधर से उधर। ये प्रताड़ित करने का होता है। इसीलिए कोई गुवाहाटी में मुकदमा लग रहा है, हुँ, कोई बरेली में लग रहा है, कोई किसी राज्य में लग रहा है। जहाँ-जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं, डबल इंजन की सरकार, वहाँ ये तुरंत आप देखिए ना, एक गुजरात के एमएलए ने ट्वीट किया हुँ, और दूर-दराज आसाम में आदमी दुखी हुआ। हुँ, हुँ, गुजरात या आसाम तक कोई बीजेपी का दुखी नहीं हुआ, वो आसाम में हुँ, दुखी हुआ। उसको दर्द हुआ, उसने मुकदमा दायर किया और आसाम की पुलिस फ्लाइट से आई भाई पकड़ने उसको और गुजरात के गेस्ट हाउस से आसाम ले गई, हुँ, एक ट्वीट पे। और आसाम के मुख्यमंत्री भगवान श्री कृष्ण को ही गलत कोट कर रहे हैं। हुँ, उनको एक श्लोक को कोट करके उनकी परिभाषा दे रहे हैं कि सवर्णों को मतलब ब्राह्मणों को पूजा करनी चाहिए, क्षत्रियों को सुरक्षा करनी चाहिए, बनियों को व्यापार करना चाहिए और शूद्रों को इन सबकी सेवा करनी चाहिए। हुँ, वो श्लोक मिसकोट करके उसका भावार्थ बता रहे हैं। 3 दिन तक वो चला। लेकिन भाई श्री कृष्ण का जन्म स्थान खाली करने के लिए तो मुकदमे हो सकते हैं। लेकिन हुँ, श्री कृष्ण की अपनी बेइज्जती हो रही है इसलिए कोई नहीं है सामने। क्योंकि ये कृष्ण भक्त नहीं है, ये कृष्ण को बेचने वाले लोग हैं। ये व्यापारी है, कृष्ण का व्यापार करना चाहते हैं, जैसा राम का व्यापार कर रहे हैं। कृष्ण का प्रेमी होता तो एक मुकदमा दायर करता कि भगवान श्री कृष्ण को कैसा मिसकोट कर रहे हो आप? मेरे भगवान हुँ, को बदनाम कर रहे हो, मुझे आहत किया। क्योंकि जो सच्चे दिल से श्री कृष्ण को जानते हैं, वो ऐसे छिछोरों को मानते ही नहीं। हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं। श्री कृष्ण के गीता को किसी ने मिसकोट करने से गीता का महत्व कम नहीं होता। श्री कृष्ण सबसे ऊपर है। इसलिए मुख्यमंत्री आसाम बहुत छोटे बौने मतलब उनके सामने है ही नहीं कुछ, हुँ, जीरो है श्री कृष्ण के सामने। तो कुछ कहे तो क्या कहे, करने दें। ये राम राज्य थोड़ी है कि धोबी ने कुछ कह दिया और राम ने एक्शन ले लिया। ये कलयुग है। यहाँ राम बेचे जाते हैं, कृष्ण बेचे जाते हैं। यहाँ न्यायपालिका का दुरुपयोग होता है और न्यायपालिका होने देती है। ये खासियत है। क्योंकि न्यायपालिका ये मुकदमा कोई स्टैंड ही नहीं करेगा। हुँ, क्योंकि एक ही उसमें होगा कि साहब ये जनगणना ऑलरेडी हो चुकी है बिहार में, वहां तो देशद्रोह नहीं हुआ, देश टूटा नहीं, राज्य टूटा नहीं, वहां दंगे हुए नहीं। तो हमारे पास एक सैंपल है कि ऐसा हुआ है
और कुछ नहीं हुआ, तो फिर बाकी जगह होने से क्या होगा? एक कुपड़ बोलता है और आपने नोटिस दे दिया। एक लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑल द वे आप कोर्ट बुला रहे हैं। ये उलझने का काम होता है। फिर राहुल गांधी की यहाँ एक फाइल और खुल गई, 2-4 वकील और एंगेज हो गए। और ये प्रताड़ना हर एक के साथ होती है। मैं कोई अपना रोना नहीं रो रहा हूँ, मुझे गर्व है इस बात का। क्योंकि लगातार सरकार को 10 साल से सवाल पूछ रहा हूँ, तो लोग ने मुझे कांग्रेसी बोलना शुरू कर दिया। हम्म। कांग्रेस ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर करके ये बता दिया कि ये हमारा नहीं। तो मैं मुक्त हुआ। हम्म। लेकिन मुझे खुशी होती कि वो मुकदमा दिल्ली में होता। हम्म। मैं दिल्ली में, जिसकी बेइज्जती हो गई, जिसका आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, वो दिल्ली में, वो दिन रात दिल्ली में ही पड़ा रहता है। सब दिल्ली में। लेकिन महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा ने तेलंगाना के दूर-दराज एक जिले में एक महिला को लेटर भेज के अधिकार दिया कि तू मुकदमा दायर। उन्हें अरे मानहानि की नहीं पड़ी है। नहीं, उन्हें भाव। मानहानि की नहीं पड़ी है। 1 सेकंड, उन्हें मानहानि की नहीं पड़ी है। उन्हें लगा कि ये तेलंगाना दिल्ली जाके इतना परेशान हो जाएगा। तो अब मैं कहूँ, कई कांग्रेसी वकीलों ने मुझे कहा, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे कहा तेलंगाना में, कि अशोक जी क्या मदद चाहिए बताइए। बीआरएस वालों ने नहीं, मैं कहा, उसको बीजेपी भी के एक लाइन मित्रों ने कहूंगा। कहा, क्यों नहीं सुनो, उससे कोई मैं प्रताड़ित नहीं हो रहा हूं। लेकिन जो बीजेपी करवा रही है, वो सभी राजनीतिक दल करते हैं। हम्म। और इसका निकलना कुछ नहीं है, हरेसमेंट है। हम्म। लेकिन चलो, मेरे खिलाफ तो जो मुकदमा है उसमें तो न्यायपालिका को मैं दोषी नहीं देता हूं, हम्म। क्योंकि वो तो बहस होगी, जिरा होगा, तो मैं सब प्रूफ दूंगा, तो बात होगी, खत्म होगी बात। लेकिन राहुल गांधी के मामले में तो मैं न्यायपालिका को पहले दोषी मान रहा हूं। हम्म। क्योंकि कल यदि कोई कहे कि 26 जनवरी की परेड की वजह से देश की सुरक्षा धोखे में है, क्यों? कि सारा देश 26 जनवरी को देखता है, राजपथ पे सारा सैन्य, आर्मी, सब कमांडर राजपथ पे होते हैं, और ऐसे में किसी ने हमला कर दिया तो इसलिए 26 जनवरी नहीं होनी चाहिए। और कोर्ट वो केस को एक्सेप्ट करे, ये कोर्ट का दिमागी दिवालियापन है। हम्म। जो कुछ भी जो मतलब, दिवाली देशद्रोह हो सकता है, ईद देशद्रोह हो सकता है, होली देशद्रोह हो सकता है। क्या करें? ये तो तर्क है, और तर्क शास्त्र की कोई लिमिट नहीं है आशीष। तर्क शास्त्र ये बता सकता है कि तुम इंसान नहीं, तुम जानवर हो, और तर्क शास्त्र मुझे पुरुष का स्त्री बना सकता है। तर्क ही तो देना है। तो तर्क नहीं, तर्क कुतर्क के कहलाता अनुसार है। न्यायपालिका तर्कों पे नहीं चलती। न्यायपालिका यथार्थ के धरातल पे जो वस्तु स्थिति है उस पे चलती है। न्यायपालिका अपने संविधान के दिए हुए जो कानून है उसके अनुरूप चलती है। और ये हरेसमेंट का केस राहुल गांधी को, अभी तो ये शुरुआत है आशीष। जो पार्लियामेंट में हुआ वो हास्यास्पद है। और जब आपने उस दिन मुझे बात करते हुए कहा था कि ये रिक्रिएट करने जा रहे हैं वहां पे, हम्म। रिक्रिएट तब होता है आशीष जब आपके पास कुछ क्लू नहीं होता। आपके पास पूरे सीसीटीवी फुटेज है, हम्म। दसों एंगल से कैमरे लगे हुए हैं। हाँ, चप्पे चप्पे सारे संसद का कोई फुटेज हिस्सा नहीं सारे है। फुटेज ले लीजिए, फुटेज देख लीजिए। दिल्ली पुलिस को थोड़ा क्रैश कोर्स करने की जरूरत है। सारे फुटेज स्कैन कीजिए। राहुल गांधी किसी महिलाओं पे टूट पड़ते हुए दिखाई देंगे, फुटेज उठाइए, कोर्ट में पेश करिए, राहुल गांधी को जेल में डालिए। और राहुल गांधी किसी की हत्या का प्रयास कर रहे हैं, दिख रहा है, जेल में डाल दीजिए। दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस के हाथ में कुछ नहीं, जब सब ऊपर से ही वो है। आपने कहा ना, आपने एक बात कही, ये सब दरअसल कुएं में, जिस कुएं में भांग मिली है उसी से सब पानी पी रहे हैं, और देश में सर्कस चल रहा है। आपने वेणुगोपाल और वो अलका लांबा की बात कही, मैं उस पे, पता है, मैं आपके मुकदमे के चर्चे नहीं करना चाहता। वो एक सैंपल है कांग्रेस की तबाही का, कि इतने मूर्ख हैं कि उनको लगा कि तेलंगाना मुकदमा कर देंगे तो ये बोलना छोड़ देगा। अरे तुम होनोलुलु में चले जाओ, कर लो, तो भी नहीं बोलना छोड़ेंगे।
कितने मूर्ख हैं। इनकी मूर्खता का, ये मूर्ख इसलिए कह रहा हूं बड़े उससे कि मूर्ख कहने पे भी केस कर सकते हैं, इसलिए 3-4 बार बता दे रहा हूं कि महामूर्ख है ये। कांग्रेस का भविष्य ऐसे थोड़ा ना बर्बाद हुआ है। कांग्रेस बर्बाद थोड़ा, जब कांग्रेस के थिंक टैंक इतने तगड़े हैं, वेणुगोपाल वो महासचिव, संगठन महासचिव, और अलका लांबा महिला विंग की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये दोनों मिलकर प्लान किए तो कितना बड़ा प्लानिंग कर पाए। चलो तेलंगाना में मुकदमा करवाओ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ अगर वाकई ऐसा सोचे होते कि अशोक वानखेड़े को फंसा देते तो मैं कहता हाँ, ये भविष्य, कांग्रेस का भविष्य सुरक्षित हाथों में है, ये इतना सोच पाए। अरे तुम सोच ही नहीं पा रहे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते भाई, कुछ नहीं कर सकते। और बात हम आए फिर पाठक पे, पंकज पाठक पे। पंकज पाठक ने फिर से फंसा दिया है, नीतीश कुमार फंसे ना फंसे, इसलिए इसलिए भाजपा को फंसाया है क्योंकि अभी अंबेडकर वाली कहानी जारी है, अंबेडकर के अपमान की हाँ, कहानी। और तत्काल ये इस देश के पिछड़ों और जाति जनगणना से लाभ अधिकारों, किसको होगा? पिछड़ों को, एग्जैक्टली, पिछड़ों को। दलितों तो ये को, पिछड़ों के दलितों। खिलाफ होने का एक नया प्रूफ उन्होंने सामने किया। एक और प्रूफ, एग्जैक्टली एक प्रूफ और, एक प्रूफ और है कि ये मानसिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भले हाथ जोड़ के दिखे, शारीरिक रूप से हाथ जोड़ के दिखेंगे, बाबा साहब को माला पहनाते दिखेंगे, ये मानसिक रूप से दलित पिछड़ा विरोधी हैं। इस है बात पर फिर बरेली की अदालत में केस ले जाकर के मुहर लगा दी है। कुल मिला के यही है कहानी। तितश्री, दीजिए इजाजत, कल दोपहर फिर मिलेंगे भाव के साथ। कार्यक्रम यही मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार।